अनिल ने राज को किसी जरूरी काम से अपने ऑफिस बुलाया था। अनिल एक रियल एस्टेट एजेंट था और राज एक पुलिस अफसर। वो बैठे काम के बारे में बात कर रहे थे। आखिर राज ने पूछा, तुमने आज मुझे यहाँ किस काम से बुलाया? अनिल कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, तुम शायद मुझे पागल समझोगे, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो और मुझे किसी को ये कहना ही था। राज खामोशी से सुनने लगा। अनिल बोला, मेरी निगरानी में यहाँ नजदीक एक मकान बन रहा था। अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, तभी मजदूरों को एक पुराना जूते का डब्बा एक बीन के नीचे से मिला। जब मैंने वो डब्बा खोला तो अंदर एक डायरी थी। इसमें लिखी कहानी इसी मकान के बारे में थी, जैसे कोई उसमें रह चुका हो। हालांकि वो मकान अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था। आज पहली बार वो मकान किराए पर लगा है, दिवाली ऑफर में। राज ने पूछा, तुम मसला क्या है? अनिल बोला, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मैं चाहता हूं तुम्हें वो कहानी पढ़कर सुनाऊं। राज ने चाय का घूंट लिया और कहा, सुनाओ। कदीम कहानियां पेश करती है अंधेरा मकान। जिस किसी के हाथ में भी ये डायरी रहेगी, मैं उससे आगाह करता हूं कि मुझे वो पागल ना समझे। मेरा नाम जितिन है और मैं 35 साल का एक इंजीनियर हूं। मेरी बीवी परिया एक स्कूल टीचर थी। हमारी शादी 7 साल पहले हुई थी। हमारी पूरी जिंदगी बिल्कुल आम तरह गुजरी, जब तक एक दिन सब कुछ बदल ना गया। कंपनी ने मुझे एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए एक दौर मकाम पर भेजा। जल्दी जाना था, इसीलिए रहने का अच्छा इंतजाम नहीं कर पाए। कुछ दिन हम एक बेकार होटल में ठहरे, जहां बाथरूम के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। दिवाली से 4 दिन पहले मैं परिया को फिल्म दिखाने ले जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, मकान किराए पर दस्तयाब है। मैंने कहा, किराया महंगा होगा, लेकिन परिया ने जिद की कि चलकर पूछ लेते हैं। शायद किस्मत इस दिवाली हमें तोहफे में एक घर देना चाहती हो। हम उस मकान के रियल एस्टेट एजेंट के पास गए। एजेंट ने कहा कि मकान दस्तयाब है और किराया भी बहुत अच्छा था। एजेंट ने मेरा नाम पूछा और हमें मकान दिखाया। वो छोटा सा एक मंजिला मकान था, एक किचन, एक बैठक और एक बेडरूम। हमने बिना ज्यादा सोचे वो घर लिया और उसी शाम वहां शिफ्ट हुई। सामान से भरे डब्बे और ढेर सारे कपड़े लिए। थकावट से पिरिया और मैं दोनों चिड़चिड़े हो गए थे। बेडरूम की दोनों अलमारियां भर कर आ गई तो पिरिया अलावा कपड़े बैठक की अलमारी में रखने गई, लेकिन वो अलमारी बंद थी। मैंने सारी चाबियां लगाईं, लेकिन किसी से नहीं खुली। मैंने पिरिया से कहा, कल किसी लोहार से खुलवाते हैं, अभी सो जाओ, बहुत देर हुई है। रात के 12 बज गए हैं। तभी कहीं बाहर से एक अजीब जानवर की आवाज हुई। ये क्या था? पिरिया ने डर कर पूछा। मुझे नहीं पता पिरिया, शायद कोई जंगली कुत्ता। चलो अब सोते हैं। पिरिया बिस्तर में थी और मैं अपने दांत साफ कर रहा था। पिरिया हर वो चीज गिन रही थी जो हमें अभी घर के लिए लानी थी। तभी फिर से वो खौफनाक आवाज सुनाई दी। बहुत नजदीक कोई घर में है, पिरिया ने कांपते हुए कहा। कोई घर में कैसे हो सकता है? हमने तो पूरा घर देखा, पिरिया ने कहा, सिवाय उस अलमारी के। बंद अलमारी में कोई कैसे हो सकता है? मुझे डर लग रहा है जितिन, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। मैंने उसे तसल्ली दी कि उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई अंदर नहीं आ सकता। फिर हम सो गए। लेकिन शायद 1 घंटे बाद या फिर आधे घंटे बाद फिर से एक जोरदार चीख हुई। मैं डर कर खड़ा हो गया। ये आवाज जैसे इंसान की है, पिरिया ने कहा।
जैसे कोई घर के अंदर है। मैंने बत्ती चालू की लेकिन बिजली नहीं थी। फिर मैंने टार्च निकाली और बेड के नीचे रखी बंदूक उठाई। मैं कमरे से बाहर आया। प्रिया भी मेरे साथ आई। मैंने टार्च से बैठक में देखा, वहां कोई नहीं था। मैं किचन में गया लेकिन प्रिया बैठक में ही रही। यहां कुछ गीला है। मैं वापस बैठक में आया तो देखा प्रिया अलमारी के सामने झुकी कुछ हाथ से महसूस कर रही थी। हाथ मत लगाओ, प्रिया ने कहा। ये तो खून है। अलमारी में से खून टपक कर जमीन पर जमा हो रहा था। हमने पुलिस को बुलाया। कुछ वक्त बाद 2 पुलिस अफसर आए। हमने उन्हें अलमारी के पास लिया तो वहां देखा कि खून का नाम निशान भी नहीं था। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम दोनों ने देखा। प्रिया की उंगलियों से भी खून गायब हो गया था, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे अभी भी महसूस हो रहा है। पुलिस अफसर ने अलमारी का हैंडल खींचा और अलमारी आसानी से खुल गई। आप तो कह रहे थे खुलती नहीं। हम कुछ नहीं बोल सके। पुलिस अफसरों को लगा हम शायद पहली बार सुनसान जगह रहने से डर गए। उन्होंने हमें दिलासा दिया और चले गए। अगले दिन दिवाली की तैयारी में हम मसरूफ हो गए, लेकिन हमारे बीच कुछ अजीब खामोशी छा गई थी। प्रिया बार बार हाथ धोती थी, खास तौर पर वो हाथ जिससे उसने खून छुआ था। उस रात में बिला वजह अचानक जागा। प्रिया बेड पर नहीं थी और फिर से बिजली नहीं थी, तो मैं टॉर्च लिए उसे ढूंढने लगा। मैंने अच्छे से पूरे मकान तलाश किया लेकिन प्रिया नहीं मिली। फिर मेरा दिल जैसे रुक गया जब मैंने सोचा कि वो कहाँ हो सकती है। मैं अलमारी के सामने खड़ा हुआ। मैंने कांपता हुआ हाथ हैंडल की तरफ बढ़ाया और आहिस्ता से अलमारी खोली, और वहां प्रिया खड़ी थी, जैसे उसका जिस्म अकड़ गया था। उंगलियां पंजे की तरह मुड़ी थीं और दांत खुले जैसे कोई जानवर हो। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अचानक उसने मेरी बाजू को काटा। मैं उसे दूर करने ही वाला थी कि वो खुद ब खुद ढीली पड़कर गिर गई। मुझे लगा वो बेहोश हो गई, लेकिन जब मैंने देखा तो वो एक गहरी नींद में थी। मैंने उसे बेड पर रखा, लेकिन उस रात मुझे कोई नींद नहीं आई। सुबह जब प्रिया बेडरूम से निकली तो जाहिर था कि उसे कुछ याद नहीं। उसने मेरी बाजू का जख्म देखा तो परेशान हुई। मैंने कहा कि ये जंगली बिल्ली दरवाजा काट रही थी। मैं उसे भगाने निकला तो उसने काटा। प्रिया रोने वाली थी जब तक मैंने वादा नहीं किया कि काम के बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। उस शाम काम से निकलकर मैं डॉक्टर मुकेश के पास गया। उसने जख्म की पट्टी की और कहा कि ऐसा तेज इन्फेक्शन उसने कभी नहीं देखा। क्लिनिक से निकलकर मुझे एहसास हुआ कि कितनी देर हुई है। मैंने सुनसान रास्ते पर गाड़ी भगाए। मेरे दिल में अजीब डर था, जैसे मुझे कोई अनहोनी रोकनी थी। जब मैं घर पहुंचा तो डर से मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। पूरा घर अंधेरे में था। मैं मकान की तरफ बढ़ा, उम्मीद लगाए हुए कि कोई जिंदगी की अलामत दिख जाए, लेकिन घर खाली था। मैंने पूरा घर तलाश किया, अलमारी से शुरू करते हुए, लेकिन मैं घर में अकेला था और कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस बैठा रहा इंतजार में। आधी रात को मैंने नजदीक से कुछ सायरन सुने। मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा पुलिस और एम्बुलेंस आई हुई थी। मैंने उन 2 पुलिस एहलकारों को पहचाना जो हमारे घर आए थे। मैंने पूछा ये क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि दूध वाले पर किसी जानवर ने हमला किया है, उसकी गर्दन फाड़ दी गई। मैं वापस घर आया। दिल पर एक भारी बोझ है। कल दिवाली है, या फिर आज ही क्यों कि लगभग सुबह का वक्त है। पहले ही मैंने एक बार वो भयानक चिंगाड़ सुनी। मैंने अलमारी को बंद किया, लेकिन मुझे पता है कि अब कोई फायदा नहीं। मेरी बाजू सूज गई और काली हो गई है। वो आवाज करीब आ रही है। मैं ये डायरी एक जूते के डब्बे में रख रहा हूँ।
शायद कोई पढ़कर मेरा यकीन करे, लेकिन शायद ये गुमनाम डर किसी इंसानी दिमाग में नहीं आ सकते। काश ये सब ना हुआ होता, काश हमने ये मकान ना लिया होता, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। अब जो मुझे करना है वो टाला नहीं जा सकता। दरवाजे पर कोई है। राज ने खामोशी से कहानी सुनी। अनिल ने पूछा, क्या लगता है तुम्हें? राज ने मुस्कुराकर कहा, कहानी जबरदस्त है। अनिल ने कहा कि डायरी के डब्बे में ही एक अखबार का टुकड़ा भी था। उस पर लिखा था, दिवाली के दिन एक सुनसान जगह पर एक मकान में एक इंजीनियर ने अपनी बीवी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है मकान में बहुत तोड़फोड़ हुई थी और आदमी की गर्दन पर भी जख्म थे। राज ने हंसकर कहा, ऐसा कोई कत्ल नहीं हुआ यहाँ, ये बस किसी नॉवल राइटर की कहानी है जो उसे खो गई है। रही बात अखबार की, तो ये चीजें भी नॉवल निगार प्रिंट करवाते हैं, और जो उस मकान का जिक्र है, तो हो सकता है ये मकान बनता हुआ देख उस राइटर को ये कहानी लिखने का आइडिया आया हो। अनिल ने गहरी सांस ली। शायद तुम सही हो, शायद मैं ही ज्यादा सोचने लगा। कुछ देर मजीद बातें हुईं, हंसी मजाक हुआ, और फिर राज दिवाली की मुबारकबाद देकर चला गया। अनिल ऑफिस में बैठा कुछ कागजी काम कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मर्द और औरत अंदर आए और कहा, हमने मकान पर लगा बोर्ड देखा है, किराए पर दस्तयाब है। अनिल ने कहा, जी खुशामदीद, आपका नाम? मर्द ने कहा, मेरा नाम जतिन है और ये मेरी बीवी प्रिया। अनिल के पैरों तले जमीन निकल गई। मिलते हैं अगली कहानी में। आप इस कहानी को 5 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए अलविदा।